बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने यूट्यूब चैनल फोर्थ अंपायर पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 12 वनडे और 23 टेस्ट मैचेस में हिस्सा लिया, मगर इसके साथ साथ वो पाकिस्तान की टीम के कोचिंग स्टाफ में, मैनेजर, इसके अलावा पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में और बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व रहे। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पता नहीं इनके पास कौन सी गिदत सिंगी है कि ये किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं। आज हम इनसे बहुत सी बातें करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट प्लेयर जनाब हारून रशीद। अस्सलाम वालेकुम हारून रशीद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बहुत करम है और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जो आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। थैंक यू सो मच हारून रशीद साहब। पहले तो ये बताएं कि आपके पास कौन सी गिदत सिंगी है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर दौर में किसी ना किसी तरह से आ जाते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि मैं खुद जाता हूं या क्रिकेट बोर्ड वाले मुझे बुलाते हैं। मेरे में तो अगर कोई गिदत सिंगी होती तो मैं अभी क्रिकेट बोर्ड से बाहर क्यों होता। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। देखें, दो तीन चीजें हैं जो आप सब लोगों को समझने की जरूरत है। कि मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने के बाद जो है ना, मैंने ग्रास रूट लेवल से कोचिंग शुरू की थी। जिसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप लेके जाऊं मैं आपको 1988 में, तो मैंने पाकिस्तान अंडर 19 को कोच किया था उस वक्त। और उस वक्त जो मेरे पास प्लेयर्स थे, आप हैरान होंगे, वो बाद में जाकर बहुत बड़े बड़े नाम बने, जिसमें इंजमामुल हक है, वकार यूनुस है, मुश्ताक अहमद है, सईद अनवर हैं, बासित अली हैं। उसके बाद मुसलसल मैं कोचिंग के एस्पेक्ट पे काम करता रहा। बाद में उन्होंने मुझे सिलेक्टर भी बनाया, जूनियर का चीफ सिलेक्टर भी बना, मैं सीनियर का भी चीफ सिलेक्टर बना, फिर बाद में मैनेजर, और उसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी की। आप मुझे खुद बताएं, आप भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई काम करते होंगे या कोई भी ऐसी चीज होगी, तो आप मुझे ये बताएं कि जो एम्प्लॉयर होता है वही एम्प्लॉयज को अपॉइंटमेंट देता है ना। एम्प्लॉय तो जाके नहीं कह सकता अगर मैं जॉब सीकर हूं तो मैं जब जाऊंगा तो कोई मेरी में अहलियत देखेगा तो ही मुझे जॉब देगा। तो अल्लाह ताला का बहुत करम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह ने बहुत मुझे मौका दिया। मैंने आई थिंक जो जो भी चीज़ें पाकिस्तान के लिए की वो सारी रिजल्ट ओरिएंटेड थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जो भी टास्क आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको प्लेयर्स की लिस्ट गिना दूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि किन किन प्लेयर्स ने जूनियर लेवल के ऊपर मेरे साथ काम किया। और ऐसे ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनको कोई जानता भी नहीं था और बाद में जाके उन्होंने बहुत बड़ा नाम पैदा किया। सही। हारून रशीद साहब, ये बताइएगा कि अभी जब पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो उसमें आपके काफी इनपुट शामिल था। तो क्या आप समझते हैं कि पहले तो ये जो 6 टीमें हैं, क्या ये 6 टीमें पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को देखते हुए, पाकिस्तान की आबादी को देखते हुए, क्या ये काफी थी? क्योंकि कुछ लोगों के ख्याल में ये तो आटे में नमक के बराबर है। देखिए, एक तो यहाँ भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूं कि इमरान खान का तो आपको पता ही है, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनफैक्ट जब वो क्रिकेट खेला करते थे तब भी वो रीजनल सेटअप के मुतालिक बातें किया करते थे। इवन कि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना ही छोड़ दी थी कुछ अरसे के बाद। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ये उनका विजन था कि वो उन्होंने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को चेंज करना है। एहसान मानी साहब को इसीलिए लाया गया था। और जब वो चेयरमैन बने तो उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई। उस टास्क फोर्स में जो डिपार्टमेंट के नुमाइंदे थे वो भी शामिल थे, जो एसोसिएशंस के नुमाइंदे थे वो भी शामिल थे, कुछ टेस्ट क्रिकेटर्स जिसमें मैं, मुदस्सिर नजर, हम भी इसमें शामिल थे। तो हमने एक पूरा इन डेप्थ स्टडी किया पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को। तो उसमें बहुत सारी ऐसी हमें प्रॉब्लम नजर आई, क्योंकि हम खुद इसी सिस्टम का हिस्सा थे। हमें पता था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या नहीं है। तो हमें ऐसे ऐसे इश्यूज देखने को मिले जो कि ऑब्वियसली जब हमने हाईलाइट किया तो उन्होंने रियलाइज किया कि वाकई क्रिकेट जो है ना वो सही सिमत में नहीं जा रही। क्योंकि होता ये था कि पाकिस्तान की टीम जब भी एक दो साल के बाद किसी भी बड़े इवेंट में जो है वो नाकाम होती थी तो एकदम से कोई एक प्रोब कमेटी बना दी जाती थी और उनको कहा जाता था कि जी आप सिफारिशात दें। अब मुसलसल सिफारिशात ये होती थी कि जी वो आगे डोमेस्टिक क्रिकेट को देखते थे वो कैसे चल रही है। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट भी हिस्सा ले रहे थे और आपके एसोसिएशन भी हिस्सा ले रही थी, रीजन भी हिस्सा ले रहे थे। वो करते क्या थे कि हर 2 साल के बाद कहते यार ये अलग अलग खेल रहे हैं, इनको इकट्ठा खिला दो।
फिर 2 साल के बाद कोई डिबेकल होता था तो कहते थे, दोबारा आके वो देखते थे, कहते थे यार ये लोग दोनों डिपार्टमेंट्स और एसोसिएशन मिलके खेल रही हैं, रीजन्स, इनको अलग अलग कर दो। तो बेसिकली हम उसी जगह के ऊपर पीछे ही पीछे की तरफ घूम रहे होते थे, आगे की तरफ नहीं जा रहे होते थे। अब क्योंकि इमरान खान ने अपने जहन में ये बनाया हुआ था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मॉडल को अपनाना है, तो उन्होंने जो टास्क दिया था उसको सामने रखते हुए जब उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले, तो हमने ये देखा कि डुप्लीकेशन हो रही थी, हर चीज में डुप्लीकेशन थी, इन दैट सेंस कि अगर जो प्लेयर्स, हमारे स्ट्रक्चर 2 धारे में चल रहा था, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। एक कायम ट्रॉफी होती थी जिसमें 16 टीमें खेलती थी आपस में मिक्स होके, और इसी तरह ग्रेड 2 था जिसमें मिक्स होके टीमें खेलती थी डिपार्टमेंट की और रीजन्स की। अब होता ये था कि जब ग्रेड 1 होता था तो ग्रेड 2 की टीमों के जो डिपार्टमेंटल प्लेयर्स थे वो आगे ग्रेड 1 के रीजनल टीमों में चले जाते थे। जब ग्रेड 2 का कंपटीशन होता था तो जो ग्रेड 1 के जो डिपार्टमेंटल प्लेयर्स थे वो जाके ग्रेड 2 के रीजन में खेला करते थे। तो सारे की सारी जगह पे डोमिनेशन जो थी वो तो डिपार्टमेंट प्लेयर्स की थी, जो लोकल और रीजनल प्लेयर था उसको तो मौका ही नहीं मिलता था। इसकी मिसाल आपको ये दूं कि जब हम ये सब रिसर्च कर रहे थे तो हमने ये देखा कि फैसलाबाद और कराची का मुकाबला हुआ ग्रेड 2 का, जिसमें से जो टीम जीतने वाली थी वो उसने चले जाना था ग्रेड 1 में काजन ट्रॉफी खेलने के लिए। उस टीम के हमने 22 प्लेयर्स जब देखे तो उन 22 प्लेयर्स में से 20 प्लेयर्स ऐसे थे जो डिपार्टमेंट्स को बिलोंग करते थे। फैसलाबाद वो टूर्नामेंट जीत गई ग्रेड 2 का और वो क्वालिफाई कर गई ग्रेड 1 के लिए। जैसे ही उन्होंने क्वालिफाई किया, वो 11 प्लेयर्स जिन्होंने उनको क्वालिफाई करवाया था अब वो टीम से बाहर हो गए, इसलिए कि वो ऐसे जीपीएल के थे, मिसबाह उल हक और ये जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे के सारे फैसलाबाद की टीम से खेल रहे थे। और वो टीम जब जीतने के बाद वो ऊपर आई तो उसके पास प्लेयर्स ही नहीं थे। इससे पहले भी फैसलाबाद इसी तरह क्वालिफाई करके ऊपर आई, फिर वो नीचे रेलीगेट कर गई बिकॉज उनके पास प्लेयर्स ही नहीं थे। दोबारा वही चीज होने जा रही थी। सो ये सारी चीजें देख के, चाहे हमारा T20 कप हो, चाहे हमारा वनडे कप हो, इस सब में सिलसिला यही था कि वो टॉप के टॉप जो डिपार्टमेंट प्लेयर्स थे वो उसमें हिस्सा लेते थे। अब वो जो डिपार्टमेंट प्लेयर्स थे ऑब्वियसली वो एज के जिस हिस्से में थे वो उसके बाद तो देखो ना, डिपार्टमेंट्स तो नए प्लेयर्स लाता ही नहीं था। डिपार्टमेंट ने अपने वही पुराने प्लेयर्स, एवरेज एज जब हमने देखी पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास की तो 29 ईयर्स थी। देखिए एज कोई इशू नहीं है, लेकिन उनके साथ जो फिटनेस के स्टैंडर्ड्स थे वो बहुत पुअर थे। ना कोई डिपार्टमेंट अपना प्री सीजन या ऑफ सीजन प्रोग्राम रखता था, ना रीजन अपना प्री सीजन और ऑफ सीजन प्रोग्राम रखता था जहां पर प्लेयर्स डेवलप होते। निचले के लेवल की क्रिकेट के ऊपर जो क्लब क्रिकेट थी वो भी पीसीबी चलाता था। इवन A to Z सारा काम पीसीबी करता था। वेयर एज जितने भी आर्म्स थे इन्होंने हेल्प करना होता है। दुनिया भर में जितने भी क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो चाहे वो स्टेट्स हो, काउंटीज हो, या जो ये प्रोविंसेस हो साउथ अफ्रीका में, वो अपनी क्रिकेट को खुद देखते हैं। जो पेरेंट बॉडी है क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो तो ऊपर से बैठ के इनको फंड्स एलोकेट कर देते हैं, ये सारी चीजें, फिर वो क्रिकेट अपनी सारी वो खुद चलाते हैं। लेकिन हमारा पाकिस्तान में ये बड़ा यूनिक सा एक हमारा बोर्ड है कि पीसीबी ही सारी चीजें करता है। वो ड्रॉज भी वही बनाता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी वही करता है, उन टीमों की लॉजिस्टिक्स भी वही करता है। सो ये दुनिया में कहीं नहीं है। तो इमरान खान के जहन में यही था कि हमको इनको अलग कर देना चाहिए ताकि उनको हम फाल बनाएं, अपने सेल्फ रिलायंट हो और अपनी क्रिकेट खुद चलाएं। हम जो प्रपोजल लेके गए थे, जब हमने सबने मिलकर बैठ के सारी चीजों के प्रोज एंड कॉन्स निकाले, तो हमने ये देखा कि डुप्लीकेशन हो रही है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इनको आपस में जम कर दें। यानी इमरान का ये कॉन्सेप्ट के जी ये स्पॉन्सर्स बन जाएं और उसके बाद जो रीजनल है वो मिलके खेलें। हमने उनको ये प्रपोजल दिया था कि आप इन जो 16 टीमें ऊपर खेल रही हैं, इसी तरह नीचे 16 टीमें हैं, हम इनको आपस में जम कर देते हैं और हर एक जो डिपार्टमेंट है वो एक एसोसिएशन के साथ आगे बैठ जाए रीजन के साथ, और उसके बाद इनकी मैनेजमेंट इस तरह की हो कि वो जो डिपार्टमेंट है वो उनका एक किस्म का ऑपरेशनल डिपार्टमेंट बन जाए, बिकॉज उनके पास वो कैपेसिटी है कि उनके पास लोग थे जो कि उनके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को चलाते थे। इस तरीके से आपकी उस रीजन की क्रिकेट भी ग्रास रूट लेवल से वो देखना शुरू कर देंगे। जो डिपार्टमेंट की टीम है उनके प्लेयर्स वही रहे, किसी की जॉब नहीं जाएगी, ये लोग जो है वहां पर आके अपना खेलेंगे, और उसके जो सेकंड 11 है उसमें तमाम के तमाम रीजनल प्लेयर्स को डाल के उनको ग्रूम करने की कोशिश की और हर साल एक इनका अपना प्लान बनेगा। सो हम 8 टीमों का कॉन्सेप्ट लेके गए थे इमरान खान के पास। जब उनको ये चीज बताई गई तो उन्होंने कहा यार तुमने 8 टीमें तो कर दी, चलो अच्छा है, ये बड़ा अच्छा किया आपने, कम कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको 6 पे ले जाए।
अब वो जब 6 पे लेके जाने की बात, क्योंकि हमने ये पूरा ये देखा था कि देखें ना, अगर 8 टीमें अगर आपकी खेल रही होती ऊपर टॉप पे, और 8 ही अगर आपके नीचे जो रीजन के प्लेयर्स थे वो वहां पर मौजूद होते, तो 2 से 3 सालों में ये ऊपर से लेके नीचे तक जब ये साइकिल चलता, तो आपके नीचे के अच्छे प्लेयर्स आके ऊपर अपनी जगह ले लेते, और जो आउटगोइंग प्लेयर्स थे उनको तो वहीं रिटेन कर लेना था, किसी को कोच बना देना था, किसी को, हमने जो प्रपोजल दिया था वो यही था कि किसी को आप अंपायरिंग की तरफ ले जाएं, किसी को ग्राउंड इंचार्ज बना दें, ताकि उनकी जॉब्स ना जाएं और वो क्रिकेट रिलेटेड जॉब ही कर ले। बदकिस्मती से ये मुझे कहना पड़ता है कि हमारे क्रिकेटर्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो डेस्क जॉब नहीं कर सकते, तो उनको देखने के लिए, क्योंकि इसीलिए वो, आप देखेंगे डिपार्टमेंट की टीमों के साथ इसलिए मुंसलिक रहते थे कि वो, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता था। 41 ईयर्स 42 ईयर्स के प्लेयर्स भी आप देख रहे होते थे कि उस स्क्वाड का हिस्सा होते थे। यानी एक बाबडा की टीम की तो एवरेज एज 33 ईयर्स थी। सो हम ये सारी चीजें देखने के बाद एक बड़ा मजबूत निजाम लेके गए थे। इमरान के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि जो 6 टीमों के ऊपर जाना चाहते थे, तो उसको 6 टीमों की करने की वजह से वो जो डिपार्टमेंट्स थे उनको डायरेक्ट नहीं किया। जो हमारा ये प्रपोजल था कि आप हाइब्रिड सिस्टम बनाएं और इसको 3 से 4 साल चलाएं, इसी तरह से 5 साल में ऑटोमेटिकली ये सिलसिला जो है ना, बनते बनते आपकी एक मजबूत वो बन जाएगी। लेकिन अब उन्होंने लॉन्गर रूट लिया। इमरान खान ने तो सारे सिलसिला खत्म करके कहा कि जी 6 टीमें ही जो है वो आपकी होनी चाहिए, और वो अब इंडिपेंडेंट, अब ये एसोसिएशन बन गई है, क्रिकेट एसोसिएशन, उनका पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा स्पॉन्सर्स देने में। वेयर एज हम जो ये कर रहे थे, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि एक डिपार्टमेंट तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपया खर्च करता है अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इसी तरह पीसीबी जो है वो 8 से 10 करोड़ रुपया उस रीजन पे लगाता है, एक रीजन पे, तब जाके पूरा आपका साइकिल चलता है पूरी फर्स्ट क्लास का। तो हम ये कर रहे थे कि वो 20 करोड़ रुपया एक पूल में रख के इनको कह रहे थे कि आप अपनी क्रिकेट को खुद मैनेज करें, पीसीबी ऊपर से बैठ के वॉच डॉग का रोल प्ले करेगा और सिर्फ ड्रॉज वगैरह बनाएगा। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब आई होप कि आपके जो सुनने वाले हैं उनको ये अंदाजा हो जाए कि ये ऐसे ही नहीं था कि क्रिकेट को हमने क्यों इस तरीके से किया, बेहतरी के लिए किया था। क्योंकि देखिए क्वालिटी निचले लेवल के ऊपर तो जितनी मर्जी क्रिकेट होते रहे, अगर आप आबादी के तनासुब से भी बात कर रहे हैं, तो क्या 22 करोड़ के 22 करोड़ तो क्रिकेट नहीं खेल सकते ना। आपके 22 करोड़ में से 11 प्लेयर्स ही खेलेंगे ना, और वो 11 प्लेयर्स क्वालिटी प्लेयर्स होंगे। सो जितनी आप ऊपर के लेवल के ऊपर कम करेंगे क्रिकेट, वहां की क्वालिटी बढ़ेगी। निचले पे आप जितना मर्जी फैला दें, 90 सिटी क्रिकेट एसोसिएशन हैं, उनमें आप जितनी मर्जी क्रिकेट कराते रहें। सो वो अब हमारे उसमें जो फर्क ये आया कि क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंट्स का जो रोल हम चाह रहे थे जिस तरीके से वो करना चाहिए, वो नहीं उन्होंने उसको किया। एहसान मानी ने सही मानों में हमारे प्राइम मिनिस्टर को बताया नहीं है। मैं उनको कहता रहा कि आप हमें लेके जाएं, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्यों इस तरह चाह रहे हैं। हमें 3 से 5 साल का पीरियड चाहिए जिसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगी। सही। अच्छा, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। आपके ख्याल, जी बिल्कुल, आपके ख्याल में क्या ये ठीक ना होता कि बजाय इसके कि सडनली ये नया स्ट्रक्चर लेकर आते, तो ऐसा ऐसा जो है वो उसके साथ दोनों पैरेलल चलते रहते, और फिर जब सही मौका आता तो फिर ये चीज जो है वो डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दी जाती, क्योंकि डिपार्टमेंट से भी तो पाकिस्तान टीम में काफी प्लेयर्स आ रहे थे। आप मुझे बता दें कौन सा प्लेयर आया डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट हमेशा वही प्लेयर लेता था वो जो नीचे से ऑलरेडी बन चुका हुआ होता था। आप मुझे बताएं ना किस रॉ प्लेयर को डिपार्टमेंट ने लिया। अगर बाबर आजम को लिया स्टेट बैंक ने, तो बाबर आजम ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड्स कर चुका हुआ था नीचे अंडर 19 लेवल के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर। दूसरा, हम वही चीज जो आप कह रहे हैं वही तो हम कर रहे थे। हाइब्रिड सिस्टम क्या था कि दोनों ने मिलके एक चीज को चलाना था, अपनी अपनी जगह पे उन्होंने रहना था। ऊपर फर्स्ट लेवल में सारे के सारे डिपार्टमेंट प्लेयर्स खेल रहे होते, नीचे आपके वो रीजनल प्लेयर्स खेल रहे होते। जो जो आउटगोइंग प्लेयर्स होते डिपार्टमेंट वाले, उनकी जगह नीचे जो प्लेयर तैयार हो रहे होते वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाते। एक पूरा पाथवे बन जाता फ्रॉम अंडर 13 टू अंडर 16 देन अंडर 19। और ये सारे के सारे जो ये 6 क्रिकेट एसोसिएशंस थी, ये अपने ओन पे उन डिपार्टमेंट के साथ मिलके उस क्रिकेट को फ्लरिश करती और आगे लेके जाती, प्रमोट करती उसको। सही। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी सवाल बनता है कि नया टैलेंट जो है, इस सिस्टम से नया टैलेंट बहुत कम आया है। हम लोगों ने देखा है कि वही जो पहले प्लेयर्स थे जिनकी आपने एज की भी बात की, अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो 35 प्लस अभी भी हैं टीमों का हिस्सा। तो फिर नया जो खून है वो कैसे आएगा? देखिए यही तो वो है। देखिए ना, अभी तक तो आप देखेंगे आपकी 6 क्रिकेट एसोसिएशन पूरी तरह फाल नहीं हुई है।
आपके निचले लेवल पे जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस हैं वो भी अभी तक पूरी तरह फाल नहीं हुई है। जैसे ये सिटी क्रिकेट एसोसिएशन बनेगी, उनका हर एक का अपना अपना एनुअल कैलेंडर होगा क्लब क्रिकेट का, जिसमें एज क्रिकेट होगी, अंडर 16 के भी लड़के खेलेंगे, अंडर 19 के भी खेलेंगे, और उनकी क्लब क्रिकेट जो है वो भी चल रही होती। सो वो बेस तो उस वक्त होगा ना, आएगा जो टैलेंट, जब नीचे क्रिकेट शुरू होगी। अब हमने इंटरसिटी के भी मैचेस उसमें रखे हुए हैं कि आपस में ये विद इन दी क्रिकेट एसोसिएशन अगर 13 शहर हैं ये आपस में खेलें, एज लेवल की क्रिकेट खेलें, ताकि वो खेलने के बाद वहां से टीमें सेलेक्ट हो। अभी क्या हो रहा है, आप ओपन ट्रायल्स करते हो, ओपन ट्रायल्स करके आपको मजबूरन उन्हीं प्लेयर्स के लिए जाना पड़ता है जो ऑलरेडी खेल रहे हैं। सो इसलिए जब तक निचले लेवल के ऊपर क्रिकेट शुरू नहीं होगी, आपका नया टैलेंट ऊपर नहीं आएगा। ओपन ट्रायल से आपका नया टैलेंट ऊपर नहीं आएगा जब तक कि उनको कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बना देंगे। देखिए, मैंने जब अंडर 19 खेली तो मेरे पीछे 400 क्लब के मैचेस लगे हुए थे। अब आप देखेंगे आपका अब्दुल्ला शफीक टेस्ट मैच खेल रहे हैं 3 मैच खेल के। सो जमीन आसमान का फर्क है ना। हम क्रिकेट सीख के ऊपर आए थे और वो भी टेस्ट क्रिकेट में जाके क्रिकेट सीख रहे हैं। सही। आपके ख्याल में क्या कुछ लोगों को बहुत फास्ट ट्रैक किया जाता है और कुछ बेचारे जो हैं वो, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, के बेचारे जो वो प्लेयर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो फास्ट ट्रैक नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप मुझे ये बताएं कि अब जिसको भी आप देखें, चाहे मेरे अपने नजदीक, तो मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि कम से कम 1 से 2 सीजन, 2 से 3 सीजन हर प्लेयर को खेलना चाहिए, इससे पहले कि उसको आप पाकिस्तान की टीम में ले जाएं। लेकिन देखिए, चंद एक्सेप्शनल केसेस में आपको ये करना पड़ता है। अगर आप वसीम अकरम को ले लें, अगर आप इस किस्म वकार यूनुस को देख ले लें, तो ये वो ऐसे एक्सेप्शनल प्लेयर्स थे कि जिनको, जावेद मियादाद है फॉर दैट मैटर, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर आपको नजर में आ जाएं तो आप उनको फास्ट ट्रैक करने में किसी किस्म की कबाहत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी तक रियल सेंस में नीचे क्लब क्रिकेट और एज क्रिकेट ये अभी पूरी तरह फाल नहीं हुई, अभी भी पीसीबी इनको फीड करता है, तब जाके ये क्रिकेट चलाते हैं। तो ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि आप देखें ना, टैलेंट तो कहीं नहीं छुपता ना। अब शाहनवाज धानी लाड़काना से आके पाकिस्तान की टीम में चला गया। आप T20 PSL T20 खेल के, आप 2 से 3 मैच खेल के आप उनको ले जाते हो। हसनैन हैदराबाद से या कहीं से बिलोंग करता है, तो 2 T20 के मैचेस खेला और उसको पाकिस्तान टीम में वो चले गया। जबकि उसने, जब मैंने उसको देखा पाकिस्तान की टीम में, तो मैंने देखा उसने सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास के, जिसमें उसने 2 स्पेल किए, एक 3 ओवर का, एक 4 ओवर का। तो कहाँ से क्रिकेट सीखेगा? सो इसलिए इनको प्रॉब्लम्स होती है जब ये इतने बड़े जंप मारते हैं, तो उनको कुछ अरसा लगता है। लेकिन उस अरसे में हमारे यहाँ इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है कि जी आपने सिफारिशी खिला दिया, आपने एक मैच खेला हुआ खिला दिया। लेकिन उनको वक्त देना पड़ेगा। अगर जैसे अब्दुल्ला शफीक में मुझे टैलेंट नजर आता है, लेकिन कितना वक्त देंगे? अगर वो 2-4 इनिंग्स आगे जाके फेल होता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा शान मसूद के साथ ऐसा हुआ, हमने देखा इमाम उल हक के साथ ऐसा हुआ, तो अगर ये इस तरह आप चेंजेस करते रहेंगे, आपका ये जो बंच बन गया है ना, दिस इज अ गुड क्रॉप ऑफ प्लेयर्स जो कि यंग भी हैं। आई थिंक इनको अच्छे तरीके से इनको मैनेज करना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इनको लेके जाना चाहिए। एक न्यूक्लियस मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान के फ्यूचर का, और यंग लड़के हैं इसमें, बाबर आजम हो गए, रिजवान अभी काफी क्रिकेट आपको दे सकते हैं, ये अब्दुल्ला शफीक हो गया, आबिद अली भी आपको अच्छी खासी क्रिकेट और दे सकते हैं। और जितना भी आपका फास्ट बॉलिंग का क्रॉप आ रहा है, दे ऑल आर यंग प्लेयर्स। तो आपका लॉन्गेविटी होगी आपकी पाकिस्तान की टीम में। और आप देखेंगे अगर ये इसको अच्छी तरह मैनेज कर गए, तो पाकिस्तान की टीम आज से 3 या 4 साल के बाद वुड बी अ स्ट्रॉन्ग टीम टू बीट, आई थिंक, इन द वर्ल्ड, आई वुड से दैट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मोहम्मद वसीम जो इस वक्त चीफ सिलेक्टर हैं, वो सिलेक्शन के मामले में कुछ कंफ्यूज हैं? क्योंकि बहुत सी सिलेक्शन वो करते हैं, फिर बाद में जब मीडिया से प्रेशर आता है तो वो उसको रिवर्स कर लेते हैं। तो क्या वो अपना स्टैंड नहीं ले पाते, या वो कंफ्यूज हैं सिलेक्शन के मामले में? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका भी बता दूं। आई थिंक हम अननेसेसरी वसीम को या और ऐसे तमाम चीफ सिलेक्टर्स को हम जो है वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। होता यह है कि देखिए, सिलेक्शन कमेटी का काम क्या है कि सिलेक्शन कमेटी जाके पूरे मुल्क में जहां भी क्रिकेट हो रही होती है उसका जायजा लेती है, और उसके बाद देखती है कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हमें ऊपर लेके जाना है। फिर उसके बाद वो बैठती है टीम मैनेजमेंट के साथ। देखिए, हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जब भी सिलेक्शन कमेटी टीम मैनेजमेंट के साथ बैठेगी, जिसमें कैप्टन होगा और उसका कोच होगा, हेड कोच, हमेशा प्रेफरेंस मिलती है जो कि कैप्टन है या जो कोच है, वो आपस में मिलकर तय करके आते हैं कि जी हम समझते हैं हमने इन प्लेयर्स के साथ काम किया, इनको 1 साल और देना चाहिए, 2 साल और देना चाहिए। तो
ज्यादातर यही चांसेस होते हैं कि आप कहते हो कि ओके कैप्टन 2 से 3, और कैप्टन भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं मांगेगा, या हेड कोच भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं मांगेगा कि जो अच्छा ना हो। सो इसलिए आप बहुत ज्यादा हद तक आप उनकी इस बात को वो करते हैं। अब क्योंकि आप देखें कि वसीम के दौर में एक पूरी इंटायर मैनेजमेंट चेंज हो गई, मिसबा के चेंज होते ही जो नई मैनेजमेंट आई उसका सोच ही डिफरेंट थी। आपने जिन प्लेयर्स को बाहर रखा हुआ था उनको आपको लाना पड़ गया, क्योंकि आपने उन प्लेयर्स को जिनको मौका दिया था वो परफॉर्म नहीं कर सके। पाकिस्तान का खुशकिस्मत था कि अगर हम तो समझते हमारे लिए बहुत बुरा हुआ कि न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड ने अपने टूर कैंसिल किए, लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान को अपना नेशनल T20 करवाना पड़ गया पहले, क्योंकि वो दोनों टूर मिस हो गए थे। अगर ये नेशनल T20 ना होता तो पाकिस्तान की वही पुरानी टीम जो वर्ल्ड कप की अनाउंस हुई थी उसी ने चले जाना था, क्योंकि जब ये टूर्नामेंट आप खेले तो वो प्लेयर जो सिलेक्ट हुए थे वो परफॉर्म नहीं कर सके, और जो नहीं सिलेक्ट हुए थे लाइक शुएब मलिक और इस तरह के दूसरे 1-2 प्लेयर्स, फखर जमान फॉर दैट मैटर, ये इन्होंने जब परफॉर्म किया तो आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी सिलेक्शन कमेटी है जब ये देखेगी कि मैं एक इनफॉर्म बैट्समैन और एक हमारे पास मौजूद है 2-3 और हम आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को ले जाएं। तो इसलिए जो चेंजेस आए ना जो वसीम ने की उसका रीजन ये था, ये नहीं कि उसको किसी ने कह दिया इसको हटा दो या इसको कर दो। जब मैं भी एज ए चीफ सिलेक्टर अगर मैं देखूंगा कि मैंने तो इस प्लेयर को इसलिए लिया था कि ये फॉर्म में होगा और ये रन करेगा, जब एक क्रूशियल वर्ल्ड कप से पहले आपका प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो जाए वो किस मेंटल लेवल के साथ जाएगा। तो इसलिए वो डिफीटेड माइंडसेट के साथ तो किसी को पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं कर सकते। और देखिए वो पे किया। मैं पिछले 6 महीने से कह रहा था कि आप लोग अल्टीमेटली टीम को चेंज करना पड़ेगा, शुएब मलिक को आपको वापस लाना पड़ेगा, फखर जमान को आपको वापस लाना पड़ेगा, और वही हुआ, क्योंकि वो बेचारे वो परफॉर्म नहीं कर सके वो प्लेयर जिनको इन्होंने, यंग प्लेयर चाहे खुशदिल शाह हो या फॉर दैट मैटर हैदर अली को ले लें। लेकिन आई थिंक ये इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है। और हाँ, जहां आपने ये बात की, जब मैं चीफ सिलेक्टर था, अगर मुझसे गलत किस्म की कोई अगर प्लेयर को मांगता था तो मैं रिफ्यूज कर देता था। इसी तरह आई एम श्योर कि वसीम भी रिफ्यूज करते होंगे, क्योंकि आपको रीजन देने पड़ते हैं। देखिए, अगर मैं कैप्टन को अगर कन्विंस करूंगा तभी वो मेरी बात मानेगा ना, या मैं कैप्टन की बातों से कन्विंस होगा तो मैं उसको प्लेयर दूंगा।